Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So my channel name is Easy Nursing Lectures. Today we will be seeing the topic chronic obstructive pulmonary disease, that is also called as COPD. So before starting the topic, please subscribe to my channel and share as much as possible. So as you can see in this picture, what is COPD? So COPD is also called as chronic obstructive pulmonary disease. In this picture you are seeing this is a healthy lung in which these alveoli is having good space for air exchange. But in the next picture there is emphysema and bronchitis, that is inflammation of the bronchioles, and this green color thing, this is called as mucus, which is getting secreted in the alveoli and the bronchioles. So because of that, breathing is an issue for the patient, and that is the main sign and symptom of the COPD, because obstruction is happening because of the mucus. So let's start with the introduction. So introduction, it is also called as chronic obstructive pulmonary disease or chronic airflow limitation. So as we have seen in the picture, chronic airflow limitation is happening. Why? Because there is excessive mucus secretion and inflammation of the airway. That is why the airflow is getting limited and there is no exchange of gases between the alveoli. It is a type of respiratory disorder characterized by the chronic and recurrent, means ये एक ऐसा डिजीज़ कंडीशन है जो एक क्रॉनिक लंबे समय तक रहता है और रिकरेंट इन्फेक्शन होता है, इससे बार बार पेशेंट को इसका इन्फेक्शन होगा. देन COPD इंक्लूड्स, इस COPD में हमें बहुत सारे टाइप्स डिजीज़ कंडीशन देखने को मिलेंगे. फर्स्ट इज़ एम्फाइसीमा, सेकेंड इज़ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव ब्रोंकाइटिस ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रोंकिएक्टेसिस, एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड अस्थमैटिक ब्रोंकाइटिस. सो ये चार कंडीशंस देखने को मिलेंगे हमें COPD में. सो ड्यू टू COPD, वॉल्यूम ऑफ द एयर फ्लो ऑफ द लंग्स डिक्रीजेस एंड एयरवे रेसिस्टेंस इंक्रीजेस. सो वॉल्यूम एक्सचेंज नहीं हो रहा है, CO2 और ऑक्सीजन गैसेस एक्सचेंज नहीं हो रही है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एयर फ्लो डिक्रीज हो रहा है और एयरवे रेजिस्टेंस बढ़ रहा है. और ये जो COPD है ये एक फोर्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है आफ्टर हार्ट अटैक, कैंसर एंड cerebrovascular accidents. So move on to the risk factors. So risk factors, first is the occupational exposure to dust. So जो लोग ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहाँ पे उनका ऑक्यूपेशन है कि वो डस्ट पार्टिकल्स और गैसेस से एक्सपोज हो रहे हैं, ओके, पॉइजनस गैसेस, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इट इज़ एन ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू डस्ट एंड गैसेस. सेकेंड इज़ एजिंग, हेरिडिटरी एंड एयर पोल्यूशन. सो एज बढ़ने के कारण क्या होता है, हमारे लंग्स वीक हो जाते हैं. देन हेरिडिटरी, अगर हमारे फैमिली में ये प्रॉब्लम रन कर रहा है तो हमें भी हो सकता है. और एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन की वजह से क्या होता है, एयर में होता है डस्ट, पॉइजनस गैसेस, उसकी वजह से भी COPD हो सकता है. सबसे मेजर रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग. तो जो भी हम एक्टिव स्मोकिंग कर रहे हैं उनको तो सबसे ज़्यादा रिस्क है, बट उनके साथ साथ जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क है. देन रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस लाइक न्यूमोनिया. सो इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, हमें पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. सो पहला है बैरल चेस्ट. सो बैरल चेस्ट क्या होता है, बैरल चेस्ट क्यों होता है, एम्फाइसीमा की वजह से होता है. सो एम्फाइसीमा क्या है, परमानेंट ओवर डिस्टेंशन ऑफ द एयर स्पेसिस, एग्जाम्पल एल्वियोलाई. सो एल्वियोलाई जो है, हमने जो पिक्चर में देखे थे एल्वियोलाई, ठीक है, these alveoli will be permanently over distended, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा. अगर वो सिर्फ डिस्टेंडेड ही रहेंगे तो एयर एक्सचेंज कैसे होगा, देन उसकी वजह से हो जाएगा बैरल चेस्ट. देन यूज़ ऑफ एक्सेसरी मसल्स. तो जब एक पेशेंट नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है तो वो अपने एक्सेसरी मसल्स को यूज़ कर रहा है, इसका मतलब उसको सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है. देन इज़ ऑर्थोपनिया. ऑर्थोपनिया का क्या मतलब होता है, लेबर्ड ब्रीदिंग. लेबर्ड ब्रीदिंग कब होता है, जब एक पेशेंट लाइंग फ्लैट डाउन पोजीशन में होता है
तो तब वो लेबर्ड ब्रीदिंग करता है। बट जब वो फाउलस पोजीशन में बैठता है या फिर स्टैंड अप करता है तभी वो इजीली ब्रीथ कर सकता है, उसको बोलते हैं ऑर्थोप्निया। नेक्स्ट इज वीजिंग एंड विस्लिंग साउंड आएगा ड्यूरिंग द ब्रीदिंग। अभी ये एक एयरवे है, ये एयरवे में अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है तो एयर अच्छे से फ्लो करेगा, बट इस एयरवे में अगर यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो इतनी ही स्पेस बाकी है एयर फ्लो होने के लिए, इसकी वजह से साउंड आता है, उस साउंड को हम बोलते हैं वीजिंग और विस्लिंग। देन है क्रैकल्स और रेल्स, तो ये भी एक अबनॉर्मल लंग साउंड्स होते हैं। ये कब आते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं जब एयर पास होता है ओवर रिटेन्ड एयरवे सिक्रीशंस। अगर ये एक एयरवे है, यहाँ पे सिक्रीशंस, सो इस सिक्रीशंस के ऊपर से अगर एयर पास हो रही है तब ऐसे साउंड आएंगे, दैट इज़ नोन एज क्रैकल्स और रेल। नेक्स्ट इज साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर्स, तो ये होता है प्रोलिफरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज एट द एंड ऑफ द फिंगर्स। नेक्स्ट इज कॉर पल्मोनारे, सो व्हाट इज कॉर पल्मोनारे? हाइपरट्रोफी एंड फेलियर ऑफ राइट वेंट्रिकल। सो ये डिजीज़ कंडीशन हमारे हार्ट से जुड़ी है। सो क्या होता है इसमें? हाइपरट्रोफी होती है और राइट वेंट्रिकल का फेलियर हो जाता है ड्यू टू डिसऑर्डर ऑफ द लंग लाइक पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन समझ आ गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे डायग्नोसिस। तो हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे? फर्स्ट इज पेशेंट को हम भेजेंगे ब्रोंकोस्कोपी के लिए, जिसमें हम एग्जामिन करेंगे पेशेंट के ब्रोंकाइस थ्रू द ब्रोंकोस्कोप, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे कैप्नोग्राफी। तो कैप्नोग्राफी में क्या होता है? कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग होगा। किस चीज़ का रिकॉर्डिंग होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। तो इस कैप्नोग्राफी में हम क्या करेंगे? जितना भी पेशेंट इनहेल और एक्सहेल कर रहा है उसमें हम CO2 का कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे। देन नेक्स्ट इज ABG एनालिसिस करेंगे, आर्टीरियल ब्लड गैस, पेशेंट का आर्टरी का ब्लड निकालेंगे और हम चेक करेंगे उसका नॉर्मल वैल्यूज से, हम उसको कंपेयर करके देखेंगे कि पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है या अल्कोलोसिस है, मेटाबॉलिक और एसिडोसिस और अल्कोलोसिस है। तो ये एक सेपरेट टॉपिक है, हम इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। सो आपको जो याद रखना है, डायग्नोसिस के लिए हम ABG एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट इज़ मैनेजमेंट। हम पेशेंट COPD के पेशेंट का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सो मैनेजमेंट ऑफ COPD विल बी फर्स्ट, जब भी पेशेंट आपके पास COPD का आ रहा है तो सबसे पहले आपको O2 एडमिनिस्टर करना है, वो भी लो कॉन्सेंट्रेशन पे। लो कॉन्सेंट्रेशन दैट इज़ 1 to 2 लीटर पर मिनट। बिकॉज क्योंकि हाइपोक्सिया की वजह से क्या हो सकता है? इंक्रीज ब्रीदिंग ड्राइव, इसलिए हमें ऑक्सीजन स्टार्ट करना है। नेक्स्ट है पेशेंट को हमें चेस्ट PT देना है। चेस्ट PT क्या होता है? चेस्ट फिजियोथेरेपी। तो उसमें हमें क्या इंक्लूड करना है? परकशंस एंड वाइब्रेशंस। सो इससे क्या होगा? सीक्रेशंस जो है लंग्स में वो लूजन हो जाएंगे और अफेक्टेड एरिया में से लूज होके बाहर निकलेंगे। फिर चेस्ट PT का एक बेस्ट टाइम होता है, वो है मॉर्निंग। क्यों होता है मॉर्निंग? हमेशा मॉर्निंग में चेस्ट PT करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जैसे मील के 1 आवर पहले और मील के 2-3 आवर बाद में। देन चेस्ट PT इज़ ऑलवेज कम्बाइंड विथ पोस्ट्यूरल ड्रेनेज। एनकरेज द क्लाइंट, हमें क्लाइंट को एनकरेज करना है कैलोरी और हाई प्रोटीन डाइट लेने के लिए, और स्मॉल और फ्रीक्वेंट फीडिंग टू प्रिवेंट डिस्निया। डिस्निया इज़ डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। नेक्स्ट इंक्रीज फ्लूइड इनटेक। तो फ्लूइड इनटेक बढ़ाना है अप टू 3 लीटर्स सो दैट सिक्रीशंस थिन रहने चाहिए। देन एडवाइज द पेशेंट टू डू पर्स स्लिप और डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग टेक्निक। सो पर्स स्लिप ब्रीदिंग में हमें पेशेंट को क्या बोलना है कि हमारे जो लिप्स है वो पर्स के जैसे प्रेस करके हमें उसमें से ब्रीदिंग लेना है, और डायफ्रामेटिक मीन्स अब्डोमेन से ब्रीथ करना है, ना कि लंग्स से।
देन गिव हाई फाउलस पोजिशन विथ लीनिंग फॉरवर्ड. सो एक कार्डियक टेबल रखना है, उस पर पेशेंट को बोलना है यहाँ पे आप लीन करो, जिससे कि ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी ना हो. फिर हमें ड्रग्स, हम COPD के पेशेंट को कौन से ड्रग्स देंगे. फर्स्ट इज़ कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फॉर एग्जांपल ब्यूडेसिनाइड, और एक ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं बेक्लोमिथासोन. देन हम म्यूकोलाइटिक्स देंगे. तो म्यूकोलाइटिक्स में क्या होता है, थिन सिक्रीशंस होंगे. इसका एग्जांपल है एसिटाइलसिस्टीन. या एसिटाइलसिस्टीन किसका एंटीडोट है, एसिटामिनोफेन का. ओके. देन ब्रोंकोडाइलेटर्स देंगे हम, फॉर एग्जांपल अमीनोफाइलिन. फिर और एक आता है थियोफाइलिन, सैल्ब्यूटामॉल एंड टर्बिटालिन. So this is the management of COPD. I hope this topic was well understood to you. So हम नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. तब तक थैंक यू.